Napoleon Bonaparte was a military dictator. He brought back monarchy in France by destroying democracy. जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो एक मिलिट्री डिक्टेटर था, यानी एक तानाशाह था, और उसने जो फ्रांस में था वापस मोनार्की सिस्टम ले आया था बाय डिस्ट्रॉइंग डेमोक्रेसी। लेकिन इसने कई अच्छे काम भी किए थे, बट ही ब्रॉट अबाउट मैनी रिफॉर्म्स का मतलब बहुत सारे सुधार भी लेकर आया था इन द टेरिटरीज अंडर हिज कंट्रोल। जो भी टेरिटरीज के कंट्रोल में आती थी नेपोलियन के, इसने वहाँ पे रिफॉर्म्स भी लेकर आए थे दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस इन फ्रांस। जो वो फ्रांस में ऑलरेडी रिफॉर्म्स ला चुका था, वो रिफॉर्म्स वो जो भी टेरिटरीज उसके कंट्रोल में आ रही थी उनमें ला रहा था। तो उन्हीं रिफॉर्म्स को हम बोलते हैं नेपोलियनिक कोड, यानी सिविल कोड ऑफ 1804। तो अब हम पढ़ेंगे नेपोलियनिक कोड क्या होता है, सिविल कोड ऑफ 1804 क्या होता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। हमने देखा कि फ्रांस में तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई थी, तो वहाँ से एकदम ही ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पर जो मोनार्की सिस्टम आ गया, नेपोलियन बोनापार्ट एकदम उसने ओवरटेक कर लिया। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया? तो हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था इसके बारे में। हमने देखा 1791 में फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई थी, यानी कि जो राजा की पावर्स थी वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एक क्या कर दिया गया था, उसे लिमिट कर दिया गया, यानी राजा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेगा। बाद में क्या हुआ, 21 सितंबर 1792 को इट एबॉलिश मोनार्की एंड डिक्लेयर फ्रांस अ रिपब्लिक। तो उन्होंने मोनार्की सिस्टम को अबॉलिश करा और फ्रांस एक रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पे बन गई, यानी न्यू इलेक्टेड असेंबली बनी जिसका नाम था कन्वेंशन। तो कन्वेंशन वहाँ पे फॉर्म हुई, लेकिन विद फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट जब फॉल हुई तो वहाँ पर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। उस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के साथ 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। इन दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल ने क्या किया, देन अपॉइंटेड डायरेक्टरी, उन्होंने डायरेक्टरी बनाई। डायरेक्टरी क्या थी, इट वॉज एग्जीक्यूटिव ऑफ 5 मेंबर्स, इसमें 5 मेंबर्स होते थे। लेकिन जो डायरेक्टरी जो थी उसका काउंसिल के साथ हमेशा क्लैश रहता था। डायरेक्टरी ऑफन क्लैश्ड विद लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन दोनों का डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमेशा क्लैश रहता था। तो इससे क्या होता था, जो काउंसिल वो डायरेक्टरी को डिसमिस कर देती थी। ठीक है, तो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी हुई थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यानी काउंसिल जो होती थी वो बार बार डायरेक्टरी को डिसमिस कर देती थी। तो दिस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव द वे फॉर द राइज ऑफ अ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। तो इस चीज का फायदा उठाया नेपोलियन बोनापार्ट ने और मिलिट्री डिक्टेटरशिप ले आया। तो इसने क्या कर दिया, डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय कर दी इन फ्रांस बाय नेपोलियन, बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and effective। लेकिन ये जो प्रशासनिक स्तर पर इसने बहुत सुधार किए इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट, ताकि सारा सिस्टम जो एक अच्छा सा स्मूथ बन सके। तो इसी सिस्टम को जो उसने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जो रिफॉर्म्स लेकर आया था उसको बोलते हैं सिविल कोड ऑफ 1804, यूजुअली नोन एज नेपोलियनिक कोड। तो इन्हीं को हम नेपोलियनिक कोड के कहते हैं और सिविल कोड ऑफ 1804। तो वो क्या क्या स्टेप्स इसने लिए थे, क्या क्या रिफॉर्म्स लेकर आया था, तो वो हम देखते हैं। द फर्स्ट स्टेप विच वॉज टेकन वॉज abolish the privileges based on birth, established equality before law and secured the right to property। फ्रेंच सोसाइटी में जो प्रिविलेजेस मिलते थे वो ज़्यादातर फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को मिला करते थे। हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में फ्रेंच सोसाइटी में देखा कि जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे उन्हें टैक्स भी नहीं देना पड़ता था, सिर्फ थर्ड एस्टेट टैक्स भरता था।
तो नेपोलियन ने अपने जो भी रिफॉर्म्स लेकर आया तो उसने कहा कि कोई भी प्रिविलेज नहीं दी जाएगी बेस्ड ऑन बर्थ। अगर आप में कॉम्पिटेंस है, कैपेबिलिटी है, तभी प्रिविलेज मिलेगी। ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ देयर विल नॉट बी एनी प्रिविलेज, सो इट अबॉलिश द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। ऑल्सो इट एस्टैब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष सब बराबर है, सबके लिए एक ही कानून है, चाहे वो राजा हो या किसान हो या व्यापारी हो, सब एक कानून के अंदर आएंगे। और सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, और उसने जो संपत्ति का अधिकार था उसको भी सुरक्षित रखा। दूसरा, फ्यूडल सिस्टम, सर्फडम एंड मेनोरियल ड्यूज वर अबॉलिश्ड। फ्यूडल सिस्टम मतलब सामंती व्यवस्था को भी ख़त्म कर दिया। जो पहले सामंती व्यवस्था पुराने टाइम में होती थी उनको भी ख़त्म करा। जो लोग गुलाम थे, जो भूदासत्व था, वहाँ पर किसानों को भूदास बना रखते थे, वो उसको भी ख़त्म किया। और मेनोरियल ड्यूज वर अबॉलिश। मेनोरियल ड्यूज क्या होते हैं? मेनोरियल ड्यूज आर द फीस दैट पीजेंट्स, यानी जो दास होते थे, जो फार्म्स पे जिन लोगों को वो काम पर रखते थे, पीजेंट्स को, ओ टू द नोबल्स, जो वो अपने जो मालिक होते थे उनको ओ करते थे, यानी उनको उन्हें देना होता था। द लैंड ऑफ द मैनोर इन एक्सचेंज ऑफ गिविंग यू लैंड इन विच यू मेक अ लिविंग। तो जिस लैंड से आप अपनी ज़िंदगी चलाते हो, जो लैंड आपको इन्होंने दिया, मैनर्स ने दिया यानी नोबल्स ने दिया, उसके बदले में आपको उनको कुछ रेंट देना होता था। तो इसको बोलते थे मेनोरियल ड्यूज। तो मेनोरियल ड्यूज यानी जागीरदारी शुल्कों से भी को भी अबॉलिश कर दिया गया, यानी सामंती व्यवस्था यानी फ्यूडल सिस्टम, उसको अबॉलिश किया गया, यानी सामंती व्यवस्था को भी ख़त्म कर दिया गया, भूदासत्व को भी ख़त्म कर दिया गया, और जो जागीरदारी शुल्क होते थे यानी मेनोरियल ड्यूज, यानी एक तरह का जो रेंट किसानों को देना पड़ता था नोबल्स को, वो भी अबॉलिश कर दिया गया। तीसरा, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। गिल्ड्स क्या होते हैं? गिल्ड्स एक तरह की ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पीपल होती है हु डू द सेम जॉब। जो एक तरह का लोग काम करते हैं, लाइक एक तरह का ग्रुप बना लेते हैं, जैसे वर्कर्स का ग्रुप या टीचर्स का ग्रुप, इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं जो एक ही तरह के जॉब करते हैं, एक ही तरह का काम करते हैं, हु हैव द सेम इंटरेस्ट और एम्स, तो उसे बोलते हैं गिल्ड्स। श्रेणी यानी ग्रुप। तो ग्रुप्स में रहने से उनको कई फायदे मिलते हैं, उनकी बार्गेनिंग पावर जो होती है वो इम्प्रूव होती है, लेकिन पहले उन पे रिस्ट्रिक्शंस थी, यानी वो ग्रुप्स में नहीं रह सकते थे, वो अपना कोई ग्रुप नहीं बना सकते थे। लेकिन जब नेपोलियन आया तो उसने गिल्ड रिस्ट्रिक्शन, जो ग्रुप्स बनाने पर या जो गिल्ड्स बनाने पर रिस्ट्रिक्शंस जो थी उसको हटा दिया, यानी वो अब गिल्ड्स बना सकते हैं, अपने ग्रुप्स में रह सकते हैं, इससे उनकी बार्गेनिंग पावर इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर इम्प्रूव्ड, यानी यातायात के साधन और जो संचार व्यवस्था होती है, यानी जिसके ज़रिए हम दूसरे तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, यातायात के ज़रिए हम पहुंच सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उस सिस्टम्स को इम्प्रूव किया गया। वो इस इम्प्रूव करने से क्या फ़ायदा हो गया? इससे जो व्यापार होता था यानी ट्रेड होता था वो फ्लरिश करेगा, बढ़ेगा, और इकोनॉमी भी डेवलप करेगी। नेक्स्ट, स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स, यूनिफॉर्म लॉज एंड कॉमन नेशनल करेंसी। उसने जो भार और नापने की जो मानक भार और नाप लेकर आया, यानी सब जगह भार, वेट्स और जो मेजर्स होंगे वो सेम रहेंगे, जैसा कि हमने उसमें देखा था पहले की जो फ्रांस में किया गया था। तो उसी तरह से इसने भी वेट्स और मेजर्स सब जगह सेम रखे, सेम एक समान कानून रखा, यानी सब एक ही कानून के अंदर आएंगे, और पूरे नेशनल करेंसी एक रहेगी, कॉमन नेशनल करेंसी। इससे लोगों को परेशानियों का सामना कम करना पड़ेगा। सो विद ऑल दीज चेंजेस, इन सब चेंजेस से क्या हुआ? पीजेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स, न्यू बिजनेसमैन वर हैप्पी। दे अप्रिशिएटेड नेपोलियन फॉर दीज प्रिंसिपल एज इट ईज द सिस्टम। तो इससे सारे लोग खुश थे, किसान भी खुश थे, कारीगर भी खुश थे, मजदूर भी खुश थे, और बड़े बड़े बिजनेसमैन यानी उद्योगपति भी खुश थे, क्योंकि उनको एक फ्रीडम मिल गई थी, वो बहुत खुश थे, इससे उनके कई काम आसान हो गए थे। हाउएवर इन द एरियाज कॉन्कर्ड, लेकिन जो एरियाज नेपोलियन ने जीते थे, रिएक्शन ऑफ लोकल पॉपुलेशन टू फ्रेंच रूल वर मिक्स्ड।
वहाँ पे थोड़ा मिक्स्ड रिएक्शन था, कुछ लोग खुश भी थे, कुछ लोग खुश नहीं भी थे। द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। शुरू में तो उन्होंने फ्रेंच आर्मीज को बहुत वेलकम किया, उन्हें बहुत अच्छा लगा कि फ्रेंच आर्मी आ रही है, वो बहुत खुश थे। और वो उन्होंने शुरू में उनको कहा हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, यानी ये लोग आज़ादी लेकर आए हैं, ठीक है। तो हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, बट सून टर्न टू हॉस्टिलिटी, लेकिन एकदम ही उनका एटीट्यूड जो था वो अनफ्रेंडली हो गया, हॉस्टाइल हो गया, क्योंकि जो नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था जो वो रिफॉर्म्स लेकर आया था डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विथ पॉलिटिकल फ्रीडम। यानी जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो लेकर आया था नेपोलियन, जो उनकी पॉलिटिकल फ्रीडम जो थी, उनकी जो राजनीतिक स्वतंत्रता थी उसके अनुरूप नहीं थी, यानी उससे मैच नहीं कर रही थी। यानी उनको एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीडम तो दी गई, लेकिन उनको पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस हो गई, एक तरह से फ्रीडम नहीं मिल पाई। द फ्रेंच आर्मीज हु वेंट to foreign land to spread nationalism conquered the French armies who went to foreign land to spread nationalism conquered some of the foreign lands। तो जो फ्रेंच आर्मीज फॉरेन लैंड्स पे गई थी नेशनलिज्म को स्प्रेड करने के लिए, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि फ्रेंच आर्मीज अब बाहर भी दूसरी कंट्रीज़ में भी नेशनलिज्म की फीलिंग स्प्रेड करने के लिए गई थी। तो उन्होंने धीरे धीरे क्या कर दिया, लैंड्स को कॉन्कर करना शुरू कर दिया। और फिर उन्होंने धीरे धीरे क्या करना शुरू कर दिया, नेपोलियन ने क्या शुरू कर दिया, इट लेड टू द इंक्रीज टैक्सेशन। उसने टैक्स लगाने शुरू कर दिए लोगों पे, बढ़े हुए कर यानी टैक्स बढ़ा दिए, लोगों पे सेंसरशिप लगा दी, सेंसरशिप वर इम्पोज्ड, यानी वो कुछ लिख नहीं सकते उनके खिलाफ। फोर्स टू ज्वाइन इनटू द फ्रेंच आर्मीज, उनको जबरदस्ती फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती होने के लिए कहा जाता था। तो फोर्स टू ज्वाइन इनटू द फ्रेंच आर्मी रिक्वायर्ड टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ द यूरोप। बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदों से कहीं ज्यादा नजर आने लगे। यानी ये जो नुकसान हो रहे थे, ये उनको जो फायदे मिल रहे थे ना एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से, तो ये नुकसान उनको ज्यादा लग रहे थे, फायदे उसके आगे बहुत कम लग रहे थे। तो रिफॉर्म्स उनके आगे, इन रिस्ट्रिक्शंस के आगे, इन बड़े बड़े टैक्सेस के आगे, सेंसरशिप के आगे, और ये जो उनको फोर्स किया जाता, तो अब उनको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वो फीके लगने लगे। तो अब उनको ये नेपोलियन का ये एटीट्यूड अच्छा नहीं लगा, तो इस तरह से लोग उसके खिलाफ यानी नेपोलियन की तरफ हॉस्टाइल हो गए। अब हम करेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, यानी किस तरह से यूरोप में नेशन स्टेट्स बनी। इन मिड 18th century Europe, there were no nation states as we see today as Germany, Italy and Switzerland। तो 18th century, मिड 18th century के आसपास यूरोप में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे नेशन स्टेट्स जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। वहाँ पे जैसे आप जो इंडिपेंडेंट आपको कंट्रीज दिखती है ना, जैसे जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड, इस तरह की कंट्रीज आपको देखने को नहीं मिलती थी। कोई भी नेशन स्टेट्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। उस टाइम क्या होता था, देयर वर किंगडम्स, डचीज एंड कैंटन्स। किंगडम्स होते थे ऐसे राजाओं के, पहले राजाओं के साम्राज्य होते थे, उनका राज्य होता था। डचीज होते थे उन राजाओं की टेरिटरी जिस पे राजा राज करते थे। कैंटन्स होता था उनकी डिविजन्स होती थी टेरिटरीज की, जिस तरह से वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। तो मिड 18th century में किंगडम्स होते थे जिन पर राजा राज करते थे। कोई नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो हियर रूलर्स हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरीज। तो उस टाइम पर राजाओं की अपनी एक टेरिटरी होती थी, एक स्वायत्त क्षेत्र होता था जहाँ पर वो अपना राज करते थे, अपना किंगडम चलाते थे। ये जो कॉन्सेप्ट आया नेशन स्टेट्स का, ये आया ड्यूरिंग 19th century। इट इज़ ओनली ड्यूरिंग 19th century आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इमर्ज्ड। धीरे धीरे जो 19th century में ये नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के अंदर आई, जिसकी वजह से लीडिंग टू एमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट। तो धीरे धीरे नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावना फैली और धीरे धीरे नेशन स्टेट्स बनना शुरू हुई इन प्लेस ऑफ मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप।
यानी ये एम्पायर्स ख़त्म हुए और एक नेशन स्टेट्स बनना शुरू हुई। लेकिन जब राजाओं की अपनी एक ऑटोनोमस टेरिटरीज होती थी तो क्या होता था, द ऑटोनोमस मोनार्कीज विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव डाइवर्स पीपल, दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी। तो जो राजाओं के अंडर एरिया आता था, टेरिटरीज आती थी, वहाँ पे अलग अलग डाइवर्स ग्रुप रहते थे। अब उनकी डाइवर्स ग्रुप कैसे रहते थे, जैसे एक राजा की अपनी एक टेरिटरी होती थी, तो पहले टाइम में राजा जो होते थे अपने टेरिटरीज को एक्सपेंड किया करते थे थ्रू वॉर्स, वो लड़ाई लड़ते थे और दूसरे राजा की टेरिटरीज को अपने कब्जे में लेते थे। अब वो दूसरे राजा की टेरिटरीज को तो अपने कब्जे में ले लेंगे, अब वो जो पर्टिकुलर एरिया है वो उनके कब्जे में आ जाता था, लेकिन जो लोग उनके अंदर आते थे उनके अंदर वो कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं होती थी। दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी, यानी उनके अंदर एक सामूहिक पहचान नहीं बन पाती थी, उनका कोई कॉमन कल्चर नहीं होता था। ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, कई बार तो उनके लैंग्वेजेस भी अलग होती थी, एंड दे बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, और वो डिफरेंट एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते थे, उनकी जाति समूह सब अलग होता था। तो मोनार्कीज के टाइम्स पर ऐसे ही होता था कि लोगों के अंदर कलेक्टिव आइडेंटिटीज डेवलप नहीं हो पाती थी, क्योंकि टेरिटरीज एक्सपेंड तो हो जाती थी, लेकिन लोग अपने आप को एक सामूहिक पहचान नहीं दे पाते थे, एक कॉमन कल्चर नहीं होता था। जैसे एक एग्जाम्पल है, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं कि हैब्सबर्ग एम्पायर का है। अब हैब्सबर्ग जो एम्पायर था, इसके अंदर इट वॉज अ पैच वर्क ऑफ डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल। तो जो ये एम्पायर थे इसमें अलग अलग रीजन से इंक्लूड थे और बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग थे, यानी डाइवर्सिटी बहुत थी यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ रीजन्स एंड लैंग्वेजेस, और अलग अलग तरह के लोग थे। इट इंक्लूड्स टायरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेटनलैंड, बोहेमिया। अब ये अलग अलग तरह के रीजन्स थे यहाँ पर। यहाँ के लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे। पीपल स्पोक जर्मन, इटालियन, मैग्यार, वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स, अलग अलग तरह की उनकी रीजनल लैंग्वेजेस थी, वो बोला करते। तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन थी, इतना अलग अलग थे वो लोग, उनकी कोई भी कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी। लैंग्वेजेस में अलग, उनके रीजन्स अलग, सब डिफरेंट एथनिसिटी से बिलोंग करते थे। तो सच डिफरेंसेस डिड नॉट इजीली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। तो जब इतना डिफरेंसेस होता है तो उनके बीच में एक जो राजनीतिक जो एकता होती है वो नहीं डेवलप हो पाती, वो अपने आप को एक नहीं समझ पाते, उनके अंदर कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं आती, नेशनल फीलिंग डेवलप नहीं हो पाती। सो नो कॉमन आइडेंटिटी, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन और इतनी लैंग्वेजेस थी, तो वो अपने आप को एक कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं दे पाते थे, एक नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप नहीं हो पाती थी इन केस ऑफ ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज, जब एम्पायर्स होते थे। तो फिर उस टाइम पर हाउ नेशनलिज्म फीलिंग डेवलप्ड, हम कह रहे हैं कि धीरे धीरे यूरोप में नेशन स्टेट्स बनना शुरू हुए। तो जब यूरोप में एम्पायर्स थे और लोगों के अंदर इतनी डाइवर्सिटीज थी, वो एक नेशनलिज्म, एक कॉमन आइडेंटिटी नहीं डेवलप कर पा रहे थे, नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं डेवलप हो पा रही, तो वो नेशन स्टेट्स कैसे बने। तो हाउ नेशन स्टेट्स फॉर्म, क्योंकि हमने बोला कि 19th सेंचुरी में धीरे धीरे एक नेशनलिज्म की फीलिंग आने लगी थी, एंड लीडिंग टू द एमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट्स इन प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया कि धीरे धीरे नेशन स्टेट्स बनना शुरू हो गई इतनी एम्पायर, डायनेस्टिक एम्पायर्स के होते हुए। तो फीलिंग्स कैसे डेवलप करने पे यूरोप पॉसिबल हो पाया यूरोप के लिए। इंडिया में भी इतनी डाइवर्सिटी थी, फिर भी नेशनलिज्म की फीलिंग आई। क्यों आई? क्योंकि जो सारे लोग थे वो किसके अगेंस्ट खड़े हुए थे? कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हुए थे। यानी लोगों को इकट्ठा किसने किया, यूनाइट किसने किया? एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट्स, कि सब एक ही कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज़ उठा रहे थे। तो जब एक मोटिव होगा और एक पर्पस होगा और एक एम होगा, तो आप अपने आप को एक समझोगे, एक प्रिज्यूम करोगे, और तभी नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप होगी। तो इस तरह से ही यूरोप में भी धीरे धीरे डेवलप होनी शुरू हुई। तो अब हम देखते हैं हाउ वाज यूरोपियन सोसाइटी एट द टाइम ऑफ नेशनलिज्म आइडिया इवॉल्विंग।
तो जब ये नेशनलिज्म का जो आइडिया, नेशनलिज्म की फीलिंग जब धीरे धीरे इवॉल्व हो रही थी यूरोप में, तो उस टाइम यूरोप की सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या था, वहाँ पे यूरोपियन सोसाइटी कैसे थी, तो हम देखते हैं। तो यूरोपियन सोसाइटी जो थी उस वहाँ पर थे अरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अरिस्टोक्रेसी की। तो अरिस्टोक्रेट्स कौन थे? तो अरिस्टोक्रेसी क्या थी? दिस वॉज द डोमिनेंट क्लास। ये बहुत ही प्रभुत्वशाली वर्ग था, यानी एक डोमिनेंट क्लास थी। दे वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन लाइफस्टाइल, यानी ये लोग एक ही साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे। दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स। तो ये सब एक ही कॉमन लाइफस्टाइल से जुड़े हुए थे, उनकी एक ही जीवन शैली से बंधे हुए थे। थर्ड, दे ओन्ड ह्यूज एस्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड सम हैड ऑल्सो टाउन हाउसेस टू। यानी इनके जो ग्रामीण इलाकों में भी जायदाद होती थी और शहरों में भी हवेलियों के मालिक थे ये लोग। देयर स्पोकन लैंग्वेज वॉज फ्रेंच बोथ इन हाई सोसाइटीज एंड इन डिप्लोमेटिक सर्कल्स। यानी राजनीतिक कार्यों और उच्च वर्गों के बीच ये कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। मोस्ट ऑफ द अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज वर कनेक्टेड बाय मैरिजेस। तो ज़्यादातर इनके परिवार जो होते थे ना, आपस में वैवाहिक बंधनों से जुड़े हुए थे, यानी आपस में मैरिजेस के जरिए भी ये एक दूसरे से जुड़े रहते थे। जैसे हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा था, जो लुईस 16 था वो फ्रांस का था और उसकी वाइफ मैरियो एंटोइनेट ऑस्ट्रिया की थी। तो ये मैरिजेस से भी कनेक्ट रहते थे। अरिस्टोक्रेट फॉर्म्ड अ स्मॉल ग्रुप बट हेल्ड अ लॉट ऑफ पावर। ये एक संख्या के हिसाब से अगर हम देखा जाए न्यूमेरिकली, तो इनका ग्रुप बहुत छोटा था, बट दे हैड अ लॉट ऑफ पावर। लेकिन उनके पास ये बहुत ताकतवर थे, पावर बहुत ज़्यादा थी इनके पास। तो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन का हिस्सा होता था पीजेंट्री, यानी कृषक वर्ग ज़्यादा था। वेस्ट साइड पे जो लैंड होती थी उसको फार्म कौन करता था? टेनेंट्स, किराएदार या ओनर्स होते थे, छोटे छोटे स्मॉल ओनर्स। वो लैंड्स को, दीज वर द स्मॉल ओनर्स, ये लैंड को फार्म करते थे, उगाते थे, देखभाल करते थे वेस्ट साइड पे यूरोप के। और ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में जो होते थे बड़े बड़े एस्टेट्स होते थे, बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें एक साथ होती थी, वास्ट एस्टेट्स होते थे, विच वर कल्टिवेटेड बाय सर्व्स। जिनको कल्टिवेट कौन करता था? वो कल्टिवेशन कौन करता था वहाँ पे? सर्व्स करते थे, यानी जो छोटे लोग दास बना रखे होते थे ना, जिनको उन्होंने सर्व्स बना रखा होता था, वो कल्टिवेट करते थे इन अरिस्टोक्रेसीज के जो बड़े बड़े एस्टेट्स होते थे। दूसरा हम ग्रुप पढ़ते हैं न्यू मिडिल क्लास। धीरे धीरे जो यूरोप में ना इंडस्ट्रीज डेवलप होना शुरू हुई, तो इंडस्ट्रीज ग्रू इन यूरोप। अब जब इंडस्ट्रीज ग्रो हुई, लेड टू द ग्रोथ ऑफ टाउन्स, तो धीरे धीरे टाउन्स भी ग्रो होना शुरू हुए। तो इसकी वजह से एक नया ग्रुप निकल के सामने आया, कमर्शियल क्लास, इमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस। तो इन्हीं कमर्शियल क्लास ग्रुप को बोलते हैं मिडिल क्लास। देवर न्यू मिडिल क्लास ग्रुप, और इनमें इंक्लूड होते थे इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स। उस टाइम पर ये देवर स्मॉलर इन नंबर, इनकी न्यूमेरिकली ये ज़्यादा नहीं थे, कम थे शुरू में। दिस एजुकेटेड एंड लिबरल मिडिल क्लास डिमांडेड नेशनल यूनिटी एंड अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ एरिस्टोक्रेसी। तो धीरे धीरे जब ये मिडिल क्लास ग्रुप आगे बढ़ा, पढ़ा, एजुकेशन ली इसने, तो धीरे धीरे इसने क्या अपोज करना शुरू किया? इन्होंने कहा जो अरिस्टोक्रेसीज को प्रिविलेजेस दी जाती हैं उसको अबॉलिश किया जाए, और उन्होंने डिमांड की नेशनल यूनिटी की। तो नेशनल यूनिटी तभी है कि जब इनकी अरिस्टोक्रेसीज की प्रिविलेजेस को अबॉलिश किया जाएगा। तो दिस एजुकेटेड मिडिल क्लास डिमांडेड नेशनल यूनिटी एंड अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ अरिस्टोक्रेसी।